जब एक फील्डर किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करने के दौरान अपनी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बॉल को कैच करने के दौरान अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है, वो वेलोसिटी को कम करना चाहता है और वेलोसिटी को कम करने से हमारा जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है और चोट कम लगती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक है जो को है मोमेंटम। यानी मोमेंटम क्या बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मोमेंटम है इसका हिंदी होता है संवेग। वैसे हिंदी से आपको उतनी ज़्यादा मैटर नहीं है, आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी मोमेंटम के अंदर डायरेक्शन भी दी होती है। मोमेंटम को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है। जैसे मान के चलिए ये कोई बॉल है, ठीक है, और इस बॉल पे हमने फोर्स लगाया, तो इस बॉल पे फोर्स लगाने के दौरान इस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसी डायरेक्शन के अंदर दी होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि फोर्स के अंदर केवल वैल्यू दी होता है, बल्कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, बात करें तो मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। और p को मोमेंटम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो p इज इक्वल्स टू m इंटू v, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इंटू v। इसे किसे नोट करते हैं, स्मॉल p। ठीक है, अगला जो है द एफआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम का एफआई यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, मोमेंटम आपको याद नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मोमेंटम उसका एफआई यूनिट हमें याद नहीं करनी होती है बल्कि समझना होता है। चलिए इसको बताते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया और कैसे आया। तो आपको रटना नहीं है कि एफआई यूनिट जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सारी क्वांटिटी के जो फॉर्मूला आता है वो उसके फॉर्मूला से आता है। जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हो गया, तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो एफआई यूनिट होता है वो सारे फॉर्मूला के अंदर आता है। तो चलिए हम आपको मोमेंटम का बता रहे हैं कि आपको कैसे निकालना है। एफआई यूनिट आपको रटना नहीं है बल्कि निकालने जाना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू m इंटू v, यानी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक एक करके एफआई यूनिट पुट कर लेते हैं। मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी। मास को केजी में मेजर करते हैं, तो यहाँ की हो जाएगा क्या, केजी। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी का लिख दिया हमने मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया ना मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एफआई यूनिट फाइंड करने के लिए उसके फॉर्मूला में, उसके फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना कुछ जानने के बाद आपको मोमेंटम की कुछ आइडिया आ गई होगी। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या मोमेंटम किस केस में जीरो हो सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो मोमेंटम है वो कब जीरो होगा। खुद सोचिए, वीडियो को पॉज करें और जरा सा सोचिए कि मोमेंटम किस केस में जीरो होगा और कब होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो मोमेंटम तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम कब जीरो होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी फॉर्मूला है, जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इन सारी चीजों को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला देखना होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू m इंटू v, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूला को देखकर आप ये बताएं कि ये जो वैल्यू जीरो कब हो सकती है। ये वैल्यू दो केस में जीरो होगा, या तो हम मास को जीरो कर दें या फिर वेलोसिटी को जीरो कर दें।
और आपको पता है कि एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स आउट जीरो, यानी किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करे तो जीरो ही आएगा। तो ऐसे केस में दो केस हमारा बन सकता है, या तो हम मास को जीरो कर दें तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, या तो हम वेलोसिटी को जीरो कर दें तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो चूंकि मास को जीरो करना पॉसिबल नहीं है, आपको पता है कि वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सारी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मास होती है। विदाउट मास एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट फाइंड इन द वर्ल्ड। ओके, तो ऐसे ही आप ऐसा कोई बता सकते हैं जिसमें मास ना हो? ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें मास नहीं होगा, ऐसा कोई वस्तु बना ही नहीं है। कुछ तो ग्राम में 0.0000 ग्राम करके उसके अंदर मास होती ही है, ठीक है। तो मास नेगलेक्ट चूंकि नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या जीरो होगा? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को जीरो कर देने से क्या हो जाएगा? हमारा मोमेंटम जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कि द वैल्यू ऑफ मोमेंटम will be zero when the velocity of the particle या फिर of the object will be जीरो। यानी मोमेंटम उस केस में जीरो होगा जब हमारा किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि मोमेंटम जो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मोमेंटम हमारा जीरो हो जाता है। यहाँ से एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी, मोमेंटम हमारा उतना ही कम होगा। जब आप गन से फायरिंग करते हैं या फिर गन से बुलेट जो निकलती है, वो उसके अंदर वेलोसिटी इतना तेज होता है जिसके के कारण बहुत सारे हेवी ऑब्जेक्ट को वो मार देता है, यानी उसमें होल कर देता है। यही कारण होता है। क्या होता है वहां पे? चूंकि जो गन का जो गोली होती है यानी बुलेट जो होता है, वो बुलेट में काफी वजन नहीं होता है। क्या होगा? इतना छोटा होगा, तो फिर भी इतना ज्यादा घायल कर देता है। कैसे? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका जो वेलोसिटी हो काफी हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी पाया जाता है उसमें। 400 मीटर पर सेकेंड के आसपास बुलेट का जो फायरिंग का जो वेलोसिटी होता है, कितना होता है? 400 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो कि इतना तेज वेलोसिटी होने की वजह से उसका मोमेंटम काफी ज्यादा हो जाता है, और मोमेंटम काफी ज्यादा होने की वजह से वो किसी चीज को घायल कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मोमेंटम कब जीरो होगा, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। तो आई होप कि इन सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया? फिर वही बात होगी, जब रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी क्या है? जीरो है, ठीक है। रेस्ट पर होने से उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और मास तो उसके पास है, तो मास होने से क्या फायदा जब वेलोसिटी जीरो है? तो मान के चलिए यहाँ पे हमने मान के चलिए आपका वेट मास कितना होगा? 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। 50 इंटू आप रेस्ट पर हैं तो आपको वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? चूंकि आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? मोमेंटम जीरो तब होता है जब कोई बॉडी क्या होता है? रेस्ट पर होता है। अब हम इस टॉपिक के अंदर एक लॉ पढ़ने को आता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो लॉ है वो ये बताता है कि जो मोमेंटम होता है वो किसी बॉडी का मोमेंटम ना तो गेन होता है ना तो लूज होता है, यानी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम होता है। यानी कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, वो और कोलिजन के बाद इन दोनों मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है। तो बेसिकली सिंपल सा लॉ है, ये हमें बताता है कि जो कोलिजन के पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद की मोमेंटम जो होती है वो सेम होती है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी सिस्टम की जो मोमेंटम होती है वो कंजर्व होती है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। और कोलिजन के पहले इनका मोमेंटम मान लेते हैं, इसका मास m1 हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है चूंकि
तो मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u1 हो जाएगा। ये बॉडी दूसरा है तो इसका मास m2 हो जाएगा और ये इसका वेलोसिटी u2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन के बाद में ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे में फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इसका मास क्या हो जाएगा m1, लेकिन वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा v1, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो v1 और मास इसका m2 और वेलोसिटी v2। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए इसको हम लोग अब प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे और पता करेंगे कि कहाँ से आती है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को, इस लॉ को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और बताएंगे कि, तो चलिए मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लॉ को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमको क्या लाना है उसको लिख लेते हैं। तो ये लॉ में हमने क्या समझा कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। बिफोर कोलिजन क्या है, m1 u1 m2 u2, ये भी नहीं है u है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये जो हमारा है ये मोमेंटम ऑफ लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, यानी प्रूफ करके हमको इतना लाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उससे हम पता करेंगे। तो चूंकि मोमेंटम में क्या होता है, कहीं भी जब किसी दो पार्टिकल के अंदर कोलिजन होती है तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन आता है, और कोलिजन होने से जैसे मान चलिए यहाँ एक बर्फ है, यहाँ एक बर्फ है, ये दोनों इस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये जब टकराएगी तो दोनों के अंदर क्या होगा, एक कोलिजन क्रिएट होता है, इसी को कोलिजन कहते हैं। तो हम यही चीज करने जा रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट ले लिया और इन दोनों को निकाल रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हमने पढ़ रखा था कि जब भी कोई पार्टिकल दो टकराता है तो चोट दोनों को लगती है, लेकिन डिफरेंट इतना होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमने नहीं थर्ड इक्वेशन, सॉरी यहाँ सेकेंड नहीं होगा बल्कि थर्ड होगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो f होता है, f इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इक्वल फोर्स विथ अपोजिट डायरेक्शन। हमारा थर्ड लॉ ये कहता है x1 इज इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन विथ डिफरेंट डायरेक्शन। तो वही हमने कर लिया कि अपोजिट डायरेक्शन के से f निकाल लिया। अब यहाँ पे जो हमारा f होता है क्या होता है, वो फोर्स वेलोसिटी के टाइम, तो जो हमारा मोमेंटम हो जाएगा वो रेट ऑफ चेंज होता है। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो जहां रेट लग गया वहां पे क्या हो जाएगा, टाइम के रिफ्लेक्ट में करेंगे, यानी इन दोनों का टाइम का रिफ्लेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो m1 v1 m1 चूंकि u1 m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल टू, चूंकि माइनस हो जाएगा, माइनस इसलिए होगा, माइनस ये नहीं बता रहा है कि नेगेटिव होगा, बल्कि माइनस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बटा टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ हो जाएगा, ये को ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, या माइनस हो जाएगा m1 v1। यहाँ चूंकि पहले से प्लस है और माइनस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m2 v2। ठीक है, अब इसको एक साइड ला लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इंटू कराते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m1 v1 माइनस m2 u2, टाइम तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से चूंकि ये ब्रैकेट में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस m2 v2
माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m2 u2। ठीक है, अब इस माइनस को इस जगह ला देते हैं, माइनस प्लस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब माइनस प्लस को साइन अपोजिट एक साइड लाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से ये जो फाइनल रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर विथ फ्रेंड्स।